हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। चलिए इस सेशन में हम लोग क्राउन का जो शासन रहा उसको देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कंपनी का जो रूल था उसको देखा था कि कंपनी के रूल के दौरान कौन कौन से एक्ट आए थे। 1773 का एक्ट, 1784 का एक्ट, उसके बाद लास्ट जो आया था आपका 1853 का एक्ट आकर के कंपनी का रूल ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो शुरू हुआ था वो क्राउन का एज शुरू हुआ था, क्राउन का दौर शुरू हो गया था। तो आप लोगों को पता है कि जो कंपनी का जो रूल था उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो किया था भारतीयों का। बहुत ज़्यादा रोष था, गुस्सा था, असंतोष था। असंतोष की भावना बहुत ज़्यादा हाई था। जो ब्रिटिश और भारतीयों के बीच का जो खाई था वो बहुत गहरा खाई था। तो फिर इस तरह से जो इसके वजह से इसी कारण से भारत में जो सबसे बड़ा युद्ध होता है जिसको हम लोग प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जानते हैं, 1857 का क्रांति। उसके बाद कंपनी रूल को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है और फिर भारत में क्राउन का जो रूल है वो आ जाता है। और 1858 का एक्ट आता है जिसमें कि कुछ प्रोविजंस या प्रावधान ऐसे डाले जाते हैं जिससे कि भारतीय लोगों का सहयोग मिल सके ताकि आसानी हो यहाँ पर शासन चलाने में। जैसे भारतीय सहयोग पाने के लिए कुछ जो कदम उठाए गए थे क्राउन के द्वारा वो ये है कि जो भी मतलब सभी धर्मों का या सभी परंपराओं का सम्मान करना, फिर राजा के पदों का सम्मान करना, फिर जो ब्रिटिश राज के क्षेत्र बढ़ते जा रहे थे उसको विस्तार को रोक देना और सिविल सर्विस में भारतीयों को बराबर का अवसर देना, साथ ही मध्यम वर्ग के लिए शिक्षा व्यवस्था में अवसर देना। ये सारे कुछ कदम उठाए गए थे भारतीयों के लिए, भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा। और आइए दोस्तों इस क्रम में जो इस 1858 का एक्ट में जो भी प्रोविजंस डाले गए थे उन प्रोविजंस में जो अहम प्रोविजंस थे या प्रावधान थे वो ये थे कि कंपनी का शासन को अंत कर दिया गया और ताज का शासन तो प्रारंभ हो चुका। साथ ही इस एक्ट को कहा गया कि ये जो एक्ट है ये गुड गवर्नमेंट एक्ट कहा गया था इस एक्ट को, क्योंकि अच्छी सरकार का एक्ट कहा गया था। और इसमें जो मुग़ल शासक का पद था उस पद को समाप्त कर दिया गया था। साथ ही जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो पद था जिसमें कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामले को देखा करता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कमर्शियल जो अफेयर्स होते थे उसको देखा करता था, इन दोनों पद को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि जो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। और इसमें जो गवर्नर जनरल का पोस्ट हुआ करता था उस पोस्ट को ख़त्म करके वाइसरॉय का नाम दे दिया गया इस पोस्ट को। वाइसरॉय दैट मीन्स वाइस रॉयल, आप यूँ कह सकते हैं। जिस तरह से कैप्टन उप कैप्टन होता है, वाइस कैप्टन होता है, उसी तरीके से ये रॉयल का वाइस रॉयल यानी कि क्राउन का या फिर वहाँ के जो महारानी थी उसका ये रॉयल रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। जो कि पहला जो वाइसरॉय बना था वो लॉर्ड कैनिंग बना था। और इसके साथ ही एक नया पद जोड़ दिया जाता है भारत सचिव, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के नाम से जानते हैं। और ये भारत सचिव का जो पोस्ट होता था उसको जो भी होल्ड करता वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री होना जरूरी था। और साथ ही इस भारत सचिव के जो पोस्ट हुआ करता था इसको चलाने के लिए 15 सदस्य का एक एडवाइजरी बॉडी हुआ करता था। और इस ऑफिस में ये जो ऑफिस बना था इस ऑफिस के जितने भी खर्च आते उसको भारतीयों पर डाल दिया गया था। भारत के राजस्व से ही इनके खर्चों को मेंटेन किया जाना था, जिसको होम चार्जेस के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों इसके बाद फिर आते हैं एक्ट 1861 का अधिनियम। इस अधिनियम में कुछ चेंजिंग किया गया था और इस अधिनियम का जो मेन उद्देश्य था कि इसमें अधिक से अधिक भारतीयों को भारत के मतलब शासन में शामिल करना इसका मेन उद्देश्य था।
इसीलिए इसमें जो कानून प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने का ट्रेडिशन स्टार्ट होता है। और इसमें जो पावर का सेंट्रलाइजेशन था उसको ख़त्म करके पावर का यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है। इसके साथ जो बम्बई और मद्रास का जो गवर्नर हुआ करते थे उन लोगों को उनको पावर दिया जाता है उनके विधान परिषदों को अपना कानून बनाने का, उसमें संशोधन करने का। साथ ही इसमें जो वायसराय का जो परिषद हुआ करता था उसका भी विस्तार किया गया, जिसमें कम से कम 6 सदस्य और अधिक से अधिक 12 सदस्य करने का प्रावधान किया गया। और इन सदस्यों की जो अवधि थी कार्यकाल थी वो कम से कम मतलब 2 वर्षों का अवधि किया गया था। और साथ ही इस काउंसिल में कम से कम आधा जो सदस्य था, टोटल सदस्यों का आधा सदस्य कम से कम गैर सरकारी होना जरूरी था। साथ ही इस एक्ट के तहत विधानसभा की स्थापना होती है और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, जो कम से कम 6 महीने तक के लिए प्रभाव में रहता। साथ ही लॉर्ड कैनिंग ने एक पोर्टफोलियो प्रणाली चलाई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली को आप यूँ समझ सकते हैं कि हर विभाग को बांट दिया गया था और उसके सदस्य को भी अलग अलग कर दिया गया था, विभागीय, जिसको हम लोग पोर्टफोलियो के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका अधिनियम आया था 1892 का एक्ट, जिसको हम लोग इस एक्ट के आने तक बहुत सारे चेंजेज हो चुके थे हमारे इंडिया में। बहुत ही राष्ट्रीय चेतना का विकास हो चुका था और लोगों में राष्ट्रवाद का जो एक भावना थी वो उबलने लगा था। और इस दौरान जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसकी भी स्थापना हो चुकी थी और इन देश के जो भी समस्याएं थे उसको वो सूची बनाते और उसको ब्रिटिशर्स के सामने लेकर आने लगे थे। और इसमें शुरुआती दौर में जो ब्रिटिश का जो रवैया था कांग्रेस के प्रति बहुत नरम था, लेकिन 1888 तक आते आते इनका रवैया कुछ सख्त हो जाता है, कटु हो जाता है। और इसमें संवैधानिक सुधारों की बहुत सारी मांग भी की गई। इसमें जो वायसराय का जो परिषद था उसका विस्तार किया गया, जिसमें कम से कम 10 सदस्य और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की प्रावधान किया गया। और साथ ही इसमें कम से कम 10 गैर सरकारी सदस्यों का भी प्रावधान किया गया। साथ ही इस 1892 का जो एक्ट था इसके तहत जो अहम एक जो फैसला लिया गया था या प्रावधान किया गया था वो था निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ करना। और इस एक्ट के तहत जो भी निर्वाचन का सिस्टम लाया गया था तो इसको निर्वाचित सदस्य नहीं कहा जाता था बल्कि मनोनीत कहा जाता था, मनोनीत सदस्य कहा जाता था। यानी कि जो गवर्नर होते थे वो ये कहते थे कि इनको इतने सारे लोगों ने ये बहुमत आया है कि इसको मनोनीत किया जाए, ना कि निर्वाचित किया जाए। इस तरह की बात कह करके इसको चलाया गया। और साथ ही फिर केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं मिला था। और साथ ही इसमें प्रश्न पूछने का तो अधिकार था, लेकिन प्रश्न पूछने के साथ साथ उसको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। 1909 का अधिनियम, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और इस एक्ट तक जो है भारत में जो अंग्रेज़ों का जो रवैया था वो फूट डालो और शासन करो की जो नीति था उसको प्रखर रूप से देखने को मिलता है। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो जाता है और फिर 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग से सांप्रदायिक तौर पर निर्वाचन का व्यवस्था कर दिया जाता है। यानी कि हिंदू मुस्लिम करने का यहाँ पर कोशिश की जाती है। यहाँ पर जो लोगों में राष्ट्रीयता का जो भावना जाग रहा था उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है। जो एकता उत्पन्न हो रही थी उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसमें धर्म प्रार्थियों को संतुष्ट करने की भरपूर कोशिश की गई। साथ ही इसमें विधानमंडल के आकार में वृद्धि की गई, उसकी शक्ति में वृद्धि किया गया। और साथ ही जो सार्वजनिक मामले हुआ करते थे उसमें भी भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और साथ ही इसमें पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। उसके बाद मुस्लिमों के लिए तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई, जिससे कि आपस में भारतीयों को आपस में ही फूट डालने की कोशिश थी।
फिर जो गवर्नर जनरल का काउंसिल, यहाँ पर जो मैं बार बार गवर्नर जनरल बोल रहा हूँ, जो कि ये गवर्नर जनरल पहले हुआ करता था, अब जो बाद में ये इसको वाइसराय बना दिया गया। तो वाइसराय का जो काउंसिल हुआ था, इसमें जो पहला भारतीय विधि सदस्य हुआ था वो था सत्येंद्र सिन्हा। उसके बाद अगला एक्ट आता है 1919 का, जिसको हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, या फिर इसका नाम मॉन्टफोर्ट सुधार भी के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट में जो इसके पहले हम कारणों को देख लें अगर, तो जो पार्लियामेंटो रिफॉर्म का से जो लोगों में असंतुष्टि था और सरकार के दमनकारी नीति और मुसलमानों के रूप में भी कुछ परिवर्तन आ गया था सरकारों के प्रति, क्योंकि पहले मुसलमानों को सरकार अपने साथ लेकर रखने के लिए, उसको संतुष्टि के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। बंगाल का विभाजन किया था, उसके लिए अलग से सांप्रदायिक तौर पर उसके लिए निर्वाचन का व्यवस्था भी किया था, लेकिन 1911 तक आते आते बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। और जो तुर्की में जो नीति अपनाया गया था मुसलमानों के खिलाफ, इससे लेकर के कहीं ना कहीं मुसलमान संशय में आ गए थे अंग्रेजों के प्रति। इसीलिए फिर इन लोगों का यानी कि मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ हो गया था, और इसमें बहुत सारे जो प्रभाव देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का जो बहुत सारा जो प्रभाव देखने को मिला, वो कारण बना इस एक्ट का आने का 1919 का। इसमें अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि हम जो यह नीति अपना रहे हैं कि हम सिर्फ भारतीयों का सहयोग लेकर के यहाँ पर शासन कर लेंगे, तो उन्हें लगा कि नहीं, अब सहयोग से सिर्फ काम बनने वाला नहीं है, बल्कि एक उत्तरदायी सरकार बनाने की भी आवश्यकता है। और इसके साथ उन लोगों ने कुछ कदम उठाए उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, जिसमें उच्च सदन काउंसिल ऑफ स्टेट जिसमें 60 मेंबर्स हुआ करते थे, और केंद्रीय विधानसभा जिसमें 140 मेंबर्स हुआ करते थे। भारत राज्य सचिव का वेतन अंग्रेजी राजस्व से ही दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। और एक नया पद जिसको हम लोग भारतीय उच्चायुक्त की कहते हैं कि भी नियुक्ति इस एक्ट के तहत लाया गया। और प्रांतों में, यानी कि इस प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, और इसमें विषय को 2 वर्गों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे उसको आरक्षित वर्ग में रखा गया, और इसमें उत्तरदायी का कोई भार नहीं रखा गया, जबकि हस्तांतरित जो विषय हुआ करते थे उसके लिए उत्तरदायी का भी एक कंसेप्ट रखा गया, उसको वायसराय के प्रति उत्तरदायी रखा गया। और इसमें प्रत्यक्ष चुनाव को अपनाया गया, और सिखों को भी इस एक्ट के तहत सांप्रदायिक रूप से अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर दी गई। फिर उसके बाद अगला एक्ट आता है 1935 का, जिसमें कि भारत जो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे उसको एक रूप में लाने का, या इंटीग्रेटेड भारत बनाने का एक इसमें देखने को मिलता है। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात होती है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत के साथ साथ जो देसी नरेशों के जो राज्य थे उसको भी शामिल कर लिया गया। और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन को रखा गया, और जो प्रांतों में जो डायरकी था या फिर जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। इसमें 3 प्रकार की सूचियाँ बनाई गई, जो कि आज भी हम लोग अपने संविधान में देखते हैं, जिसमें सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं, इस तरह की सूचियाँ भी बनाई गई। और इसी एक्ट के तहत जो सेंट्रल न्यायालय, या फिर हम लोग जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली में है, उसकी स्थापना, और साथ ही साथ एक संघीय बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है की स्थापना की गई। नेहरू ने इस एक्ट के बारे में क्या कहा कि यह अधिनियम दास्ता का घोषणा पत्र है, यह अधिनियम दास्ता का घोषणा पत्र है। और भी एक कोटेशन इसी का है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, कि अनेक ब्रेक वाली मगर इंजन रहित मशीन है। इस एक्ट के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने जो कंपनी रूल के बाद जो क्राउन का रूल आया था उसको देखा। इसमें सबसे पहले 1858 की जो एक्ट आता है उसमें भारत सचिव का नया पोस्ट जोड़ दिया जाता है। गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वाइसराय रख दिया जाता है, जिसका मतलब होता है वाइस रॉयल, जो पहला कैनिंग बना था।
और फिर 1861 का एक्ट आता है जिसमें कानून प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की व्यवस्था की जाती है और इसमें विधानसभा की स्थापना की जाती है। पोर्टफोलियो की प्रणाली यानी कि विभागीय प्रणाली, जिसमें अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं, अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। फिर 1892 का अधिनियम आया जिसमें तब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुका था और इसमें संवैधानिक सुधारों की मांग के साथ साथ इसका विस्तार भी किया गया काउंसिल का, और इसमें निर्वाचन पद्धति को शुरू किया गया। इसमें वार्षिक बजट पर बहस करने का, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और इसमें प्रश्न पूछने के लिए अगर बहस कर सकता था, लेकिन अगर प्रश्न पूछना होता था तो इसे 4 दिन पहले इसको पहले सूचना देना पड़ता था कि हम इसमें क्या प्रश्न पूछेंगे। फिर 1909 का एक्ट आता है जिसको हम लोग मार्लेमेंट रिफॉर्म के नाम से जानते हैं और इसका जो सबसे जो मेजर इसका जो प्रावधान था वो यही था कि मुसलमानों को खुश करने के लिए उसके लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर दिया गया था। और फिर 1919 का जो अधिनियम आता है जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, इसके तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई थी और प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, जिसमें आरक्षित वर्ग और हस्तांतरित वर्ग था। एक नया पदाधिकारी बना दिया गया था जिसको भारतीय उच्चायुक्त के नाम से जानते हैं और इसमें प्रत्यक्ष चुनाव को भी अपनाया गया और साथ ही सिखों को भी सांप्रदायिक रूप से अलग चुनाव का व्यवस्था कर दिया गया। और 1935 का एक्ट के तहत भारत को एक इंटीग्रेटेड रूप देने की कोशिश की गई और इसमें जो द्वैध शासन प्रणाली था वो सिर्फ केंद्र में रखा गया और प्रांतों से इसको ख़त्म कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। साथ ही जो संघीय न्यायालय और जो संघीय बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, उसका स्थापना भी इसी एक्ट के तहत किया गया था। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।